हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 10th के सैम्पल पेपर 2023-24 के सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स बेटा। तो देखते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर, सपोर्ट योर आंसर विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 की एक्टिविटी से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या होगा अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट HCl जो कि एसिड होता है वो ऐड कर दूँ तो। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर देखना, जब हमने उस डाइल्यूट HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए थे तो बहुत सारे बबल्स रिलीज हुए थे, है ना। मतलब पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, बबल फॉर्मेशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो जाती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट जो है वो इवॉल्व होती है ना। इस कारण से क्या होता है, जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है वो गर्म हो जाएगी। तो जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पर हमें बताना है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके लिए हमें कोई 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि क्यों हुआ है। तो पहला तो हो जाएगा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस और दूसरा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। पर आप इसको सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे। तो वो इलेबोरेट करके आपको कैसे लिखना है बेटा, एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू डाइल्यूट HCl इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब डाइल्यूट HCl में जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए जाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। फॉलोइंग आर द 2 रीजंस। रिएक्शन क्यों है ये, इसके रीजंस ये रहे। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हैं बेटा। पहला तो ये कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये हमें कैसे पता चला, एज वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल को लेके आते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पे तो एक पॉप करके आवाज आती है, उसी कारण से हमें पता चलता है दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। और दूसरा है द टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब राइजेस। टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने रिएक्शन करी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, एज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम मिल गए हैं, इसके बाद में जो जाइगोट बना है उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं उस जाइगोट के अंदर, वो सारे आपको लिखने हैं। तो बेटा अगर 2 मार्क में आता है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क में आता है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये भी आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वाले पैराग्राफ से ये बनाया गया है। तो फॉलोइंग आर दी चेंजेस, ये सारे चेंजेस होते हैं, टोटल 4 चेंजेस हैं, पर मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। बिल्कुल, जाइगोट बना है, उसके बाद में और क्या होता है, फर्दर सेल डिवीजन होता है, ताकि कि क्या बना सके, वो जाइगोट से एम्ब्रियो बना सके ओव्यूल के अंदर। ठीक, इसके बाद में द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। ओव्यूल जो रहता है वो अपने आप को एक टफ कोट में कन्वर्ट कर लेता है ना, एक कवरिंग बना लेता है और सीड को प्रोटेक्ट करता है, और फिर क्या बन जाता है, सीड बन जाता है उसके अंदर जो एम्ब्रायो है उससे। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट। अब क्या होता है, जो ओवरी है वो भी राइपन होना, पकना शुरू होती है और वो बना लेती है फ्रूट, जो कि एडिबल पार्ट होता है। द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। और जो फूल, पत्तियां, जो आइट साइड की जो चीजें होती है ना बेटा, स्टिग्मा वगैरह, ये सारी सिकुड़ जाती है, सूख जाती है। श्रिवल मतलब सूख के सिकुड़ जाना, एंड फॉल ऑफ और खिड़ जाती है। ठीक है बेटा, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। ये फिर से आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं बेटा कि इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बना है। तो आप देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, चाहे वो MCQ के हों, चाहे वो थियोरेटिकल पार्ट से हों, सारे के सारे ही NCERT के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा है
कि ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन बनती है उसका क्या पर्पस है, वो यूरिन क्यों बनती है, एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट स्टोर यूरिन, जो स्टोर करते हैं यूरिन को, और वो ऑर्गन जो यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज आउट करता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड। ठीक है, जिस तरह से लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उसी तरीके से ब्लड में से एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा, जो बॉडी के अंदर यदि एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इंसान की डेथ हो जाती है बिकॉज इट इज अ पॉइजन। तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि होता है यूरिया या यूरिक एसिड, बॉडी से बाहर करना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से बनाई जाती है यूरिन। उस यूरिन में होता है यूरिया, इसीलिए यूरिन में से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है ना बेटा, वो यूरिया की स्मेल होती है। अब क्वेश्चन क्या है, यूरिन कहां पर स्टोर होती है? यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड इज रिलीज्ड आउट बाय यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में जब तक एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिन इकट्ठी नहीं हो जाती, तब तक वो ब्लैडर में स्टोर की जाती है और फिर बॉडी से बाहर उसे यूरेथ्रा के थ्रू किया जाता है। इसी का ही एक और वाला क्वेश्चन भी है बेटा, है ना, ऑप्शन में आएगा ये, तो मैंने दोनों ही लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज वेन्स हैव वेल्व्स। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं बेटा, अगर आपको नहीं पता हो तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब क्या हो रहा है, हार्ट से ऑर्गन तक ले जा रही है, तो हार्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड आ रहा है, तो वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यदि ये वॉल्स थिक नहीं हुई, मोटी नहीं हुई, इलास्टिक नहीं हुई, तो ये फट सकती है। तो उससे बचाने के लिए, टू बेयर दैट हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स। वहीं ऑर्गन से वापस हार्ट तक लाने के लिए जो ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो होती है वेन्स। अब ऑर्गन तो धड़क नहीं रहे, मतलब इतना प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ये ब्लड ऐसा ऐसा जाते जाता है और आर्टरीज में इस तरीके से वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स होते हैं मतलब ये क्या करते हैं, ब्लड एक बार आगे निकल गया तो वापस पीछे नहीं आ सकता। टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स हैव वेल्व्स। ठीक है, तो आंसर देख सकते हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ठीक है बेटा, 24th क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिए हैं। ए का 1.6 है, बी का 1.8 है और सी का 1.5 है। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, अनदर रे बी टू सी। ठीक है, अब एक लाइट रे है जो इन तीनों मीडियम के थ्रू निकल रही है। इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इन दोनों में से कौन से केस में क्या होगा, जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन सेकेंड मीडियम। अच्छा बेटा, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम कि ये एक मीडियम, इधर से लाइट आएगी, फिर वापस से ये दूसरा मीडियम, फिर इधर से लाइट आएगी और ये तीसरा मीडियम। इस तरीके से 3 अलग अलग मीडियम उन्होंने दे दिए हैं। अब हमसे बोला है कि कौन से केस में लाइट की जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो एक चीज बता देती हूँ बेटा, में रेयरर का मतलब होता है कि जो हल्का मीडियम है, जैसे कि एयर, और डेंसर मीडियम मतलब जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास का स्लैब हो गया, या वाटर हो गया, ये डेंसर मीडियम होते हैं ना, थोड़े से भारी होते हैं एज कम्पेयर टू एयर। तो पहले वाले का हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था वो दे रखा था बेटा 1.6, इसका दे रखा है 1.8 और इसका दे रखा है 1.9। तो आप यहाँ पर देखो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका ज़्यादा है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मीडियम हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम दूसरा मीडियम लेते, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में ही, तो डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो ये लाइट मान लो इस तरीके से ही, फिर ये वापस से ऐसे ही, और फिर ये क्या हो गया, डेंसर टू रेयरर, तो फिर ये वापस दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर में आती है लाइट बेटा, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो यहाँ पे हम हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर में आती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए से ज्यादा है,
देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए ये जो लाइन आएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला था उन लोगों ने, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन सेकेंड मीडियम, है ना। अब दोनों केस में से देखो, ये रेयरर था, ये डेंसर था, और ये वापस से क्या आ गया बेटा, इसके कंपैरिजन में रेयरर। तो हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट इनमें से किस केस में बढ़ जाएगी। तो इधर आई तो इधर तो कम हो जाएगी, ए से बी में तो उसको कम हो जाना चाहिए। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तभी तो ज्यादा हो पाएगी, मतलब बी से सी वाले केस में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा, द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी, दैट इज डेंसर टू रेयरर मीडियम। 25th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this parallel combination is R1, what is the value of the ratio R1 is to R? ठीक है, अब हमें क्या बोला है बेटा यहाँ पर कि एक वायर था पूरा इस तरीके से, इसके पूरे का जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, R था, पर इसे क्या कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब अब यहाँ पर आप लोगों को अगर पता हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, है ना। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अभी जो वायर का रेजिस्टेंस था वो कितना था, वायर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर। व्हेन कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितनी लेंथ उतना रेजिस्टेंस। अब लेंथ 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, मतलब 1/3 1/3 1/3 पार्ट आया, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/3 R/3 R/3, बट जाएगा रेजिस्टेंस भी 3 पार्ट्स में। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, R/3। ठीक है, अब इन्हें क्या कर दिया बेटा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इन R/3 को, है ना। मतलब तीनों ही वायर्स जो थे वो इस तरीके से क्या कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो ये भी R/3 हो गया, ये भी R/3 हो गया, और ये भी R/3 हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, R1 is to R2, और ये R1 क्या है, इस पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब इस पैरेलल कनेक्शन में जितना रेजिस्टेंस है ना वो R1 है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों का मिला के वो, और इस अकेले वायर का क्या रेजिस्टेंस रहता वो, ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, मतलब 1/R1। R1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमें R1 दे दिया उन्होंने। क्या होता है बेटा, हमें अपॉन में लेना पड़ता है जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3, इन तीनों को हमने अपॉन में ले लिया। अब ये सारा ही रेसिप्रोकल हो जाता है जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं सॉल्व, तो 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए। तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 3/R, जो कि आया है अभी 9/R। तो यहाँ पर बेटा 1/R1 इज इक्वल्स टू 9/R अभी हमारा आया है। रेशियो क्या निकालना है, R1 is to R, मतलब ये R1 ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, तो ये 9 इधर आ जाएगा, मतलब 1/9 इज इक्वल्स टू R1/R। तो रेशियो क्या बन गया बेटा, 1:9 का हमारा रेशियो बन गया। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, refer to the image below and state how the magnetic field pattern indicates regions where the magnetic field is stronger outside the magnet. What happens to the magnetic field when the current in the circuit is reversed? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है
इसमें ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से बता रही है कि मैग्नेट के बाहर कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और कहाँ पर कम है, और क्या होगा हम अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो बेटा आप अगर ये फिगर देखें है ना ढंग से, तो यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें जब करंट पास हो रहा है तो इधर पोल्स पे आप देखो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मतलब बिल्कुल एकदम पास में ही आपको देखने को मिल रही इस तरीके से, यहाँ पर ज्यादा है। पर जैसे जैसे आप पोल से इधर और इधर दूर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ी गैप दिख रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी पोल्स पर, बिल्कुल एकदम एंड्स पर। वहीं जब हम पोल्स से दूर जाते हैं उस वक्त क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज, करंट का डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दें, अभी ऐसा है और मान लो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी फिर चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा आंसर आपका, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। मतलब जहां पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है, पास में दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। This means the field strength is maximum near the poles and it reduces as we go away from the poles. Poles से दूर जाते हैं तो magnetic field strength कम हो जाती है। The direction of the magnetic field is also reversed. जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज्ड। ठीक है बेटा, 26 क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी फूड चेन है, इसको ढंग से देखो। इसके अंदर आपको कुछ 5 ट्रॉफिक लेवल्स दिख रहे हैं अलग अलग। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल्स, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। तो यहाँ पर 10% लॉ अगर आपको पता हो तो 10% लॉ क्या बोलता है बेटा कि प्रोड्यूसर से नेक्स्ट लेवल में, हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, ये होता है 10% लॉ। अब यहां पर ये बोल रहा है कि अगर एनर्जी एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, है ना, तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर 100 जूल्स थी तो प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी होती, प्रोड्यूसर लेवल्स एनर्जी, ये हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। लेट द एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल बी एक्स। ठीक है, एक्स हो गई। तो अब यहां पर ये एक्स है तो एनर्जी एट सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल पर एनर्जी कितनी होती है बेटा, इसका 10% मतलब 10% ऑफ एक्स, और एनर्जी एट थर्ड लेवल इसकी जो ये एनर्जी थी इसका 10%, तो एनर्जी एट थर्ड लेवल क्या हो जाता, 10% ऑफ किसका, इस पूरे का, 10% ऑफ एक्स का, इसका 10% ये हो जाता। ठीक है, पर एनर्जी एक थर्ड लेवल की वैल्यू तो हमें 100 जूल दे रखी है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 100 जूल इज इक्वल्स टू 10% मतलब 10/100 ऑफ मतलब इंटू 10/100 वापस से इंटू और ये एक्स। देखो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 100 इधर और ये 100 भी इधर ऊपर और ये दोनों 10 नीचे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10,000 जूल्स। तो प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी रहेगी बेटा, 10,000 जूल्स रहेगी। अच्छा, अगला ही क्वेश्चन इन लोगों ने बोला है कि इज इट पॉसिबल टू हैव 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल। क्या ये पॉसिबल है कि 4th ट्रॉफिक लेवल के पहले 2 ट्रैफिक लेवल और हो जाते, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फूड चेन में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर लेवल पर इतना ज्यादा एनर्जी लॉस होता है और अगले लेवल को काफी कम एनर्जी जाती है, तो वो काफी सारे ट्रॉफिक लेवल्स एक ही फूड चेन में नहीं हो सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं? सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, देयरफॉर फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली वाली वीडियो में सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।